नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में पर्यटन और साहसिक खेलों के बारे में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे खास मेहमान श्री विनय सिंह जी, जो कि एक पैरा मोटर पायलट हैं और बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हैं। श्री प्रकाश चंद्र थपलियाल जी, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं उत्तराखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स में, और इस पर काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। और अंत में श्री सुरेंद्र सिंह पांगती जी, जो कि एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और पूर्व में DG रहे हैं उत्तराखंड पर्यटन विभाग में। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा, आप उत्तराखंड में जो पर्यटन की महत्वता है उसको हम किस तरह देखें और किस तरह जानें? देखिए, उत्तराखंड में पर्यटन की बहुत संभावना है, ये तो सभी जानते हैं जी। कदाचित पर्यटन शुरू हुआ था तीर्थाटन से। तीर्थाटन के कभी यहाँ सबसे ज़्यादा तीर्थाटन का संभावना यहाँ उत्तराखंड में है जी। तो यहाँ पर्यटन की संभावना भी उसी रूप में बहुत अधिक है। यहाँ कारखाने नहीं लग सकते हैं, यहाँ खेती भी बहुत उतनी अच्छी नहीं होती, तो सबसे बड़ा जो हमारा रोजगार का साधन यहाँ जो हो सकता है वो पर्यटन है जी। अब पर्यटन भी अनेक प्रकार के हैं। यहाँ का धार्मिक जो महत्व है, इसको देवभूमि कहते हैं, धार्मिक महत्व हैं, तो धार्मिक पर्यटन जिसको हम तीर्थाटन कहते हैं वो तो ऑलरेडी विकसित है, उसमें तो बिना हम मना भी करें तो तीर्थाटन में लोग आते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी सुविधाएं यहाँ कर दी गई हैं। अब वर्तमान जो तीर्थयात्री है वो केवल तीर्थाटन ही नहीं, उसके साथ ही साथ यहाँ की नैसर्गिक जो सौंदर्य है उसको देखना चाहता है। यहाँ की जो अच्छी जलवायु अच्छा है, यहाँ का सांस लेने में आसानी होती है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, तो यहाँ कुछ और समय रहना चाहते हैं। और वो केवल तीर्थ में ही नहीं बल्कि उसके अगल बगल जो सुंदर घाटी हैं वहाँ भी जाना चाहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ जो एडवेंचर टूरिज्म, साहसिक पर्यटन जिसको आज हम कह रहे हैं, उसका भी यहाँ बहुत अधिक संभावना है। यहाँ चाहे पर्वतारोहण है, पथारोहण है, बर्फ़ से संबंधित जो खेल हैं, नदी में जो रिवर राफ्टिंग होता है उसका है, और आज वर्तमान जो एक नई जो विधा निकली है पर्यटन की, जिसको हम एरो स्पोर्ट्स कहते हैं, जिसमें कि पैराग्लाइडिंग होता है, पावर्ड ग्लाइडिंग हो, इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है। देखिए, उत्तराखंड में पर्यटन के नाम पर एक चीज़ की कमी थी, हमारे पास समुद्र नहीं था, नदियाँ थी, समुद्र नहीं था जी। तो अब जो टेढ़ी बांध बन गया तो समुद्र भी हमारे पास आ गया है जी। बिल्कुल। एक प्रकार का समुद्र है जिसकी लंबाई 64 किलोमीटर, जिसके क्षेत्रफल जो है 25 स्क्वायर किलोमीटर है जी। जिसकी गहराई जो सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर जो गहराई है वहाँ से 350 मीटर गहरा वहाँ पर पानी है जी। तो एक समुद्र की तरह है। तो समुद्र में जो खेल होता है वही हमारे पास उपलब्ध है, और उसके ऊपर खूबी है कि वो समुद्र है, वो ठंडे पानी का, ग्लेशियर के पानी का एक समुद्र है जी। तो हमारे पास पर्यटन के नाम पर, एडवेंचर पर्यटन के नाम पर, किसी भी पर्यटन की किसी विधा को लीजिए, उसकी बहुत अधिक संभावना है। और ये एडवेंचर टूरिज्म का सबसे बड़ा एक जो महत्व है वो ये है, ये संपूर्ण क्षेत्र में फैला रहता है। आप गाँव में भी इसको करा सकते हैं, शहरों में करा सकते हैं, पर्वतों में करा सकते हैं, नदियों में करा सकते हैं। तो उत्तराखंड में किसी भी क्षेत्र में आपको एडवेंचर टूरिज्म करें तो वहाँ के प्रत्येक क्षेत्र में ये लोगों का रोजगार का साधन बन सकता है जी। बिल्कुल। तो इसका अगर हम सही तरीके से उपयोग करें, मैदानी क्षेत्र में भी होता है, पैराग्लाइडिंग वगैरह होता है वहाँ, लेकिन वहाँ पर्यटक उतने नहीं जाते हैं क्योंकि उनको पर केवल हवा में ही नहीं, नैसर्गिक सौंदर्य भी देखना है, तो उसके लिए हमारे पर्वतीय क्षेत्र में आता है। इसलिए ये खासकर एडवेंचर टूरिज्म का हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अधिक संभावना है, और इस विधा में हमारे युवकों को के लिए रोजगार के भी असीम संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही जी। बिल्कुल। तो इसका इसलिए बहुत अधिक महत्व है, इसको और अधिक विकसित किया जाना चाहिए, सरकार का ध्यान इस तरफ आना चाहिए। जी बिल्कुल सर, थपलियाल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, उत्तराखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में, और किस तरीके से जो आपने इसमें काम भी किया है तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में? देखिए, उत्तराखंड के मामले में मैं जब से बच्चा था तब से मेरा एक सपना रहा है, और ये सपना तब साकार हुआ जब मेरे को मौका मिला स्विट्ज़रलैंड जाने का, जब मैं इस देश के द्वारा मिसाइल्स की ट्रेनिंग के लिए फ्रांस भेजा गया जी। तो वहाँ पे मैंने जो एडवेंचर टूरिज्म का एहसास किया तो मेरे मन में आया कि उत्तराखंड में सेम भौगोलिक परिस्थिति होने के बावजूद हमारे यहाँ एडवेंचर टूरिज्म का नॉर्मली कोई महत्व नहीं है।
तो खैर मैं फौज से रिटायर होके यहाँ आया। मैं उत्तराखंड आंदोलन का प्रथम पंक्ति के हमने पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करके आंदोलन लड़ा जी। लेकिन उसके बाद अगर आप ये देखिए कि उत्तराखंड सैनिकों का एक खजान है, एक ऐसा स्टेट है सैनिक जो बाहुल्य सैनिक देता है, सैनिक बाहुल्य और प्रदेश है। सैनिक के लिए जी। जो सेना है हमारी, ये अपने आप में एक एडवेंचरस जिंदगी है। जी। एक वैसी जिंदगी है जहां पे हमने अभी पांगती साहब ने जितने एडवेंचर टूरिज्म के चैप्टर हैं उनको बताया आपको। लेकिन अब आप ये देखिए, पांगती जी ने कहा कि हमारे पास अभी तक समुद्र नहीं था। हाँ, आज हमारे पास एक मिनी समुद्र है पूरे स्टेट में। जी। आप पूरे देश में आप ये देखिए कि टीरी डैम एक एशिया का सबसे बड़ी झील हमारे उपलब्ध है। और ये अगर हम जल अपने बच्चों को वाटर एडवेंचर्स में ट्रेन करते हैं तो हम उनको एक बहुत अच्छा नेवी का सोल्जर बनाते हैं। और अगर हमारे यहाँ ओली पांगती जी ने डेवलप की थी, और ओली में जो स्कीइंग आप देखो, आज फौज कहाँ खड़ी है, आज फौज पूरा सियाचिन में खड़ी है और लद्दाख के ऊंचे ऊंचे पर्वतों में खड़ी है जहाँ आइस है। अगर वो बच्चे बचपन में आइस स्केटिंग और आइस स्कीइंग से अवगत हो गए होते तो वो थल सेना के सबसे बेस्ट सोल्जर होते। और अगर जो पैराग्लाइडिंग का महत्व हमारे विनय जी उत्तराखंड में जो दे रहे हैं, आप रत्न हैं इस मामले में। और आपका एक हॉबी थी इस पैरा मोटरिंग का, और उसको जब हम उनके पास रहने सबसे पहले ही देखा तो मैंने ऐसा लगा कि उत्तराखंड का भगवान मिल गया है। क्योंकि उत्तराखंड में अब वायुसेना जो हमारी है, और अगर वे लोग पैरा मोटरिंग और पैराग्लाइडिंग में मेरे बच्चे ट्रेन हों तो बेस्ट एयरफोर्स के जवान बन सकते हैं। इसलिए तीनों फोर्स की अगर कोई ताकत बनती है तो एडवेंचर टूरिज्म और एडवेंचर साहसिक खेलों से बनती है। इसलिए साहसिक खेलों को एक वरदान के रूप में मैं निवेदन हमारी सरकारों ने शुरू कर दिया। हाल में ये बहुत ही चर्चा में आ गया, युवाओं में बड़ा उत्साह है इसके प्रति। और हाल में जो अपने सतपुली में किया, हम इसको आगे टिहरी झील के ऊपर करने जा रहे हैं। और ये निश्चित रूप से जब ओली में भी जब साउथ एशियन गेम हुए थे, और आइस स्केटिंग रिंग साउथ एशिया में अपने आप एक अलग स्केटिंग रिंग हमारे पास है देहरादून में। रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज, महाराणा प्रताप जो हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज है, उसके पास आइस स्केटिंग रिंग है, जिसको अगर हमने ऑपरेशनल कर दिया और जो स्लोप्स हमने वहाँ डेवलप किए हैं ओली में, वो विश्व के सबसे बेस्ट स्लोप्स में माना जाता है। जी। जो विश्व की एजेंसीज हैं इन चीजों में, विंटर गेम्स में, वो ये मानते हैं कि हमारे पास बेस्ट स्लोप है। तो भगवान ने जब हमें सब कुछ दे रखा है, तीर्थाटन दे रखा है, पर्यटन जो पांगती जी ने कहा, और हमें स्लोप्स दे रखे हैं, हमें झील दे रखी है, तो निश्चित रूप से हमारे राज्य के लिए एक नई ओपनिंग और एक नई आशा की किरण इस राज्य में उदय होने जा रही है, ये मैं समझता हूँ। जी, बहुत अच्छा कहा आपने कि हमारी भौगोलिक स्थितियां हैं, जो हमारा एक राज्य का एक अपना एक जोग्राफिकल स्टेट है, वो हमें काफ़ी हेल्प करता है इन स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के ध्यान में। बिल्कुल। विनय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी यात्रा काफ़ी दिलचस्प लग रही है। पहले आर्किटेक्ट, फिर एक आप एडवेंचर स्पोर्ट्स, कैसे ये यात्रा रही और शुरू कहाँ से हुई? मैंने अपनी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, वो IIT रुड़की से प्राप्त की और 2004 में मैं पास आउट हुआ। जी। उसके बाद 2006 में मैं उत्तराखंड में शिफ्ट हुआ और आर्किटेक्चर प्रैक्टिस इस्टेब्लिश की। इसके साथ ही मेरा रुझान था एडवेंचर स्पोर्ट्स में, कॉलेज के टाइम से रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे एरो स्पोर्ट्स को परसू किया और स्काई स्कूल UAE से एक ऑफिशियल ट्रेनिंग प्राप्त की पैरामोटर पायलट बनने की। जी। वहाँ से मेरे एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई और हमेशा मैंने इसको एडवेंचर स्पोर्ट्स को एज ए हॉबी देखा है। कभी मैंने इसमें कमर्शियली कोई एंगल नहीं देखा और ना मैं आगे इसमें भविष्य में देखता हूँ। एरो स्पोर्ट्स के थ्रू अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर रोज़गार की, पर्यटन की। जैसा थपलियाल साहब ने कहा कि ऑलरेडी जो हमारी सेना के अलग अलग विंग हैं वो ऑलरेडी बेस्ट ट्रेनिंग लेके बेस्ट कैंडिडेट्स बनते हैं। जी।
ये एक अलग मैटर है। लेकिन जो हमारे दूसरे बच्चे हैं जो एरो स्पोर्ट्स और दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग लेके अपना रोज़गार कमा सकते हैं और अपनी ही जगह पे कमा सकते हैं, जिससे उन्हें स्टेट को छोड़ के ना जाना पड़े। एक स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। एक स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। इस स्पोर्ट में इंटरनेशनली हमारे कंट्री का पार्टिसिपेशन लगभग ना के बराबर है, बिल्कुल, जिसकी अपार संभावनाएं हम इस पार्टिसिपेशन को भी बढ़ा सकते हैं और एक ऐसे टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब वो एडवेंचर टूरिज्म के लिए आता है तो किसी के होटल में स्टे करता है, किसी की गाड़ी किराए पे लेता है चलने के लिए, किसी के रेस्टोरेंट में खाना खाता है, किसी को गाइड लेता है, कोई बोट हायर करता है। तो एक जो ओवरऑल ग्रोथ है हर सेक्टर की इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के थ्रू संभव है। और यहाँ पर ये हमारा इतना सुंदर प्रदेश है जिसको एडवेंचर स्पोर्ट्स के नज़रिए से कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं गया या बहुत कम किया गया। तो जब हम इसको विश्व पर्यटन के स्तर पे लेके जाएंगे तो वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बन सकता है उत्तराखंड, ऐसी मैं अपार संभावनाएं देखता हूँ। इसके लिए हमने एक एसोसिएशन फॉर्म की। इसके ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं तक पहुँचने की, उनको ट्रेन करने की फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार का भी हमें बहुत जगह सहयोग प्राप्त हो रहा है जी। तो हम ये बस एक छोटी सी शुरुआत भर है, हमने बहुत आगे जाना है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें कही कि रोज़गार से संबंधित बहुत एक बड़ा क्षेत्र हो सकता है। पंक्ति सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उस क्षेत्र में रहे हैं, आपने उस क्षेत्र में लंबा काम किया है, तो आपके नज़रिए से, आपके जो एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर क्या आपने उसमें संभावनाएं और जो विषमताएं थी, जो चैलेंजेस थे, जो चुनौतियाँ अक्सर उभर कर सामने आती हैं जब हम पर्यटन विकास की या साहसिक खेलों की बात करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। इसमें ऐसा है, जैसे जो साहसिक खेल हैं जी, इसके अलग अलग संगठन है। विंटर गेम जो स्नो क्राफ्ट से संबंधित जो खेल है उसके लिए अलग संगठन है। हवा में जो एयर स्पोर्ट्स है उसके लिए अलग संगठन अब खड़ा हो गया है कि ये नई विधा है, पहले नहीं थी इतना जी। वैसे रिवर राफ्टिंग वालों को अलग से अपना वो है एसोसिएशन है वगैरह है, वो काम कर रहे हैं। तो वो एक प्रकार के अब वो एक विशेषज्ञों की एक लाइन हो गई है। जैसे विनय सिंह जी हैं, ये एरो स्पोर्ट्स के विशेषज्ञ हैं, इनके मुकाबले हमारे बच्चे अभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब ऐसे विशेषज्ञ भी उपलब्ध हो गए हमारे पास हर क्षेत्र में। तो उसका लाभ दे के अब ये जैसे विनय सिंह जी हैं, ये अपना आर्किटेक्चर में अच्छा खासा कमा लेते हैं, इनको इतना तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनकी हॉबी है। ये चाहते हैं कि यहाँ ये खेल जो है पनपे, न केवल खेल पनपे, इससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम हो। जैसे आपने कहा कि अगर यहाँ पर को हम वो करें, मीट करें, अंतर्राष्ट्रीय मीट करें, तो हिमालय के नाम से विदेशों से लोग पलट के देखने आएंगे। वैसे यूरोप में इस किस्म के बहुत सारे खेल होते हैं, वहाँ कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल लेवल के खेल होते हैं। तो ये पर्यटन का एक सबसे वो अट्रैक्टिव एक क्षेत्र है जिसमें कि हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को, यूरोप वालों को जिस दिन पता चल जाएगा कि बिलखेत में आप इसको कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, और बिलखेत कहाँ हिमालय में है जैसे कहेंगे, तो वहाँ यूरोप छोड़ के यहाँ आएंगे वो। और दूसरा एडवांटेज हमारा हिंदुस्तान का ये है, हमारे यहाँ जितने भी पर्यटन के जो साधन है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से सस्ता है। हमारे गाड़ी का किराया कम है, हमारे होटलों की वहाँ यहाँ जो आदमी उसमें लगे हुए कम खर्चे में काम करने से कम हो जाता है खर्चा। तो इसलिए भी बहुत सारे पलट के हमारे यहाँ उत्तराखंड में आएंगे। और जो बिलखेत की बात अभी आपने कही, आप वहाँ विकसित कर रहे हैं, वहाँ एक इवेंट भी करने जा रहे हैं, वहाँ एक मेला भी लगाने जा रहे हैं, इसमें वहाँ पर शामिल हो रहा है। तो उसको विकसित करने के लिए हमको सरकार को क्या करना चाहिए, वो हमको सोचना चाहिए। हमको सरकार को उनको संदेश देना चाहिए कि आप ये करो। जैसे बिलखेत जाना है तो आप पौड़ी जिले में है, नयार घाटी में है, नयार घाटी में आज पहुंचने के लिए आपको या तो लैंसडाउन से घूम के जाना पड़ता है या फिर देवप्रयाग से घूम के जाना पड़ता है। तो अगर ये बीच में ब्यास घाट तक का रास्ता ये सिंगटाली से बन जाए तो आप यहाँ से 3-4 घंटे में वहाँ बिलखेत पहुँच सकते हैं। जैसे 5 घंटा लगेगा, वरना उनको 12 घंटा चल के वहाँ पहुँचना होता है। तो ये सुविधा अगर सरकार दे दे और वहाँ पर ये विकसित हो पूरे नयार घाटी में, तो नयार घाटी के लड़के जो आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रेन किया है, वहाँ के लड़के हवा में छलांग लगाने लग गए हैं, उनको आनंद आ रहा है, तो उन लड़कों को रोजगार मिलेगा वहाँ। उसके लिए
आपको और जो सुविधाएं आप उपलब्ध कर सकते हैं, जैसे सड़क की हमने बात की, उसको जल्दी से जैसे अच्छा बनाना चाहिए, ताकि पर्यटक जो आता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा पहले दिल्ली आता है, दिल्ली से ही आता है जी। दिल्ली से आगे उसको सीधे आप बिलखेत पहुंचा दे एक दिन में, दूसरे दिन से उड़ने लगे तो कितने लोग आएंगे यहाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा तप्याल सर, आपने जैसे इसमें एक एक्टिविस्ट के तौर पे काफ़ी काम किया है, लंबा अनुभव है आपको उत्तराखंड को इस नज़रिए से देखने का, समझने का, तो सर क्या व्यवस्था है, क्या मैनेजमेंट किस तरीके से उत्तराखंड की जो रिसोर्सेज है वो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, ताकि विकास के साथ साथ रोजगार भी पैदा हो, विकास भी हो, और उन क्षेत्रों में जाके इन खेलों की वजह से उन क्षेत्रों का भी विकास हो। इस तरह से आपने एक चीज मेरे को बताई थी कि आज सबसे ज्यादा स्विमिंग में जो इंग्लिश चैनल है इस ये विश्व में सबसे प्रसिद्ध है, जहां लंबी स्विमिंग्स की जाती हैं। आप उस स्विमिंग के भी महारथी हैं और वो कह रहे हैं कि अगर टिहरी झील में ये सुविधा डेवलप की जाए तो निश्चित रूप से विश्व मैप में हमारा राज्य आएगा और एक नए स्पोर्ट्स का फिर से एक जन्म इस धरती से होगा। तो हम आध्यात्मिक टूरिज्म और जो साहसिक खेलों के अगर हम राजा बन गए तो मेरे बच्चे को आज होटलों में नहीं जाना पड़ेगा, उसका रोजगार इन धरती पर, इस उत्तराखंड की जमीन पे खड़ा है, क्योंकि जितने भी विंटर गेम्स होते हैं वो समर गेम्स से भी ज्यादा पूरे विश्व में हरदम चलते रहते हैं। ये लोगों को नहीं मालूम कि कितनी इंपॉर्टेंस है विंटर गेम्स की। वो खाली खेल में हॉकी या फुटबॉल तक सीमित रहते हैं, लेकिन अगर विंटर गेम को अगर प्रोत्साहित करे मेरा राज्य तो निश्चित रूप से हमारी एक बहुत बड़ी समस्या रोजगार की भी हल हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने कि इससे रोजगार का एक डायरेक्टली रिलेशन है और वो समस्या काफ़ी हद तक हल हो सकती है उत्तराखंड के संदर्भ में। जी बिल्कुल। विनय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये खासकर स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे हम बात कर ही रहे हैं साहसिक खेलों के बारे में, तो इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे हमें समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेंस की तरफ एक इशू नज़र आ रहा है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, उसको हम कैसे ओवरकम करें? जो एक्सपेंस साइड की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट इस ज़्यादा चैलेंज इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि अगर बिलखेत और नयार वैली में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ डेवलप होती हैं करने के लिए तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट होटल ओनर्स एसोसिएशन को भी जाता है और वहाँ के होटल्स भी ज़्यादा अच्छे से टेक केयर कर पाते हैं, उनके भी व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है, जो वहाँ पे लोकल कैंप्स हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। तो होटल ओनर्स एसोसिएशन ने खुले हृदय से सब बच्चों को ऑफ़र किया है कि जो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग के लिए, पैरामोटर के लिए जो गियर चाहिए उसके लिए वो उसको स्पॉन्सर करने को तैयार हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए। डीएम साहब ने खुद इनिशिएटिव लेके जो वहाँ पे पावर्ड पैराग्लाइडिंग के इक्विपमेंट हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन पौड़ी ने खुद खरीदे हैं, जिसको वो बच्चों को अवेलेबल करा रहे हैं। ये इक्विपमेंट हमारे यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, इनकी मैं टेस्ट फ्लाइंग वगैरह करके उनको अप्रूव भी कर चुका हूँ। तो जब अगर हम एक रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो उसके हमें विकल्प भी आगे मिलते हैं कि हम उन समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं फाइनेंस के मैटर्स को लेके। और सरकार भी आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार नए रोजगार को इस्टेब्लिश करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स वगैरह अवेलेबल हैं, जो फैसिलिटीज़ को अवेल किया जा सकता है। सो फाइनेंस इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लोकल जो युवक हैं उनको जोड़ना ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब लोग देखते हैं इच्छा शक्ति जरूरी है। इसके पहले क्या होता था कि जो पायलट्स बाहर से आते थे, हिमाचल से आते थे, वो यहाँ फ्लाई करते थे। हमने ये बीड़ा उठाया है कि हमारे बच्चे यहाँ पे फ्लाई करें, उत्तराखंड के बच्चे। तो पहले हमने कुछ बच्चों की ट्रेनिंग अवेलेबल कराई, अब कुछ बच्चे यहाँ के लोकल फ्लाई करने लग गए हैं। तो जब एक ये जो नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कंपटीशन होगा, इसमें जब वहाँ के लोकल बच्चे, बिलखेत के ही बच्चे फ्लाई कर रहे होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिलखेत के लोग, पौड़ी के लोग, सतपुली के लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को कि हमारे बच्चे फेस्टिवल में फ्लाई कर रहे हैं, जो कल तक फ्लाइंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, आज वो एरो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इससे लोकल पार्टिसिपेशन बढ़ने की हमें पूरी उम्मीद है और इसी लोकल पार्टिसिपेशन के जरिए ही इस स्पोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जा सकता है लोकल जगहों पे, क्योंकि हमें सिर्फ एक नहीं, हमें ऐसे कई एडवेंचर स्पोर्ट्स के एक्सीलेंस सेंटर इस्टेब्लिश करने हैं। जैसे बिलखेत हो गया, आगे हमारा टिहरी टारगेट है, फिर उत्तरकाशी हमें इस्टेब्लिश करना है। तो हमें
8-10 ऐसे स्पोर्ट्स एटलीस्ट हमारा टारगेट है कि हर 13 जिले में कम से कम एक डेस्टिनेशन तो ऐसा हो, एक सेंटर हो जहाँ पर एक सेंटर हो जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स डेवलप किया जा सके। जी, जी। जैसे सर ने टिहरी लेक की बात की, टिहरी लेक अपने आप में एक डेस्टिनेशन इतना बड़ा है कि वो जो टिहरी लेक अपने आप में एक इकोनॉमी है जो पूरे स्टेट की इकोनॉमी को सुधार सकती है अगर हम वहाँ तरीके से ध्यान दें और इसकी जोनिंग करके कुछ जोन्स में रिजॉर्ट्स, कुछ जोन में दूसरे सेंटर्स, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह के। वाटर स्पोर्ट्स भी कई तरीके के होते हैं, तो उसमें भी हम उनकी अगर जोनिंग अलग अलग करके उसका पूरे एरिया का एक मास्टर प्लान तैयार करके उसको एग्जीक्यूट करें तो अकेली टिहरी लेक ही अपने आप में इतनी सक्षम है कि पूरे स्टेट की इकोनॉमी को सुधार सकती है। इस दिशा में लोकल पार्टिसिपेशन और सरकार की इच्छा शक्ति दोनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अब बहुत अच्छी बात कही आपने कि इसमें इच्छा शक्ति की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय कि आप जो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचें कि इसमें संसाधनों की कमी का अभाव जो रहता है वो होता नहीं है एक्चुअली में। जी पांगती सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा उत्तराखंड में पर्यटन और ये साहसी खेलों के भविष्य के नज़रिए से कि हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा होती है, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है और ऑल वेदर रोड बन रही है, कुंभ मेला होता है, तो इतने सारे बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं, औली में गेम्स होते हैं, तो सर कैसा भविष्य नज़र आ रहा है आपको और क्या संभावनाएं और क्या सुझाव आप रखना चाहेंगे? ये ना एक एडवांटेज हमारे उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम दिल्ली से, अन्य राज्यों के मुकाबले दिल्ली से सबसे नज़दीक हैं। क्योंकि विदेश से जो पर्यटक आता है, यहाँ तक कि जो भारत के भी पर्यटक है दिल्ली से होते ही आते हैं और उनको ये देहरादून या हिमालय, यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ बहुत नज़दीक लगता है। तो अब बहुत सारे लोग होते हैं, व्यवसायी होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि स्विट्जरलैंड है वहाँ जाके देखें। जब उनको पता चलता है कि यहीं पर हम आ सकते हैं, कर सकते, जैसे आइस स्केटिंग रिंक का तिरलाल जी ने जिक्र किया, एक बहुत खूबसूरत आइस स्केटिंग ओलंपिक स्टैंडर्ड का आइस स्केटिंग रिंक है, उसके बगल में एक इंटरनेशनल ओलंपिक स्तर का एक स्विमिंग पूल भी है, वो हमने बंद कर दिया है उसको। उसमें जब हम इसमें कर रहे थे, स्वैप गेम कर रहे थे, मैं उन दिनों WFI का प्रेसिडेंट भी था और आपको उसमें प्रमुख भूमिका दी थी कि आप सब सूचना जो लोगों को दोगे, जो बाहर से लोग सूचना मांगें तो आपके माध्यम से करेंगे, कि और लोग अलग अलग दिशा में काम करते थे। तो हमको ये जो कनाडा के जो एम्बेसी है, उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ आइस स्केटिंग रिंक आप चला दो, हम गर्मियों में भी, जाड़ों में भी, हर वीकेंड में हम यहाँ आइस स्केटिंग करने आएंगे। क्योंकि कनाडा में कहा जाता है कि 80% कनाडा के लोग वो विंटर स्पोर्ट्स करते हैं और उसमें 60% आइस स्केटर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आइस स्केटिंग करने के लिए अपने लोगों को, उनको आखिर में कोई आइस स्केटिंग करने की इच्छा होती है तो लद्दाख ले जाते हैं। अगर देहरादून में बन जाए तो हम तो हर वीकेंड में यहाँ भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एडवांटेज जो हमारा है, इसको हम कैच नहीं कर पा रहे हैं। ये जो इतना बड़ा मार्केट हमारे दरवाजे पे खड़ा है, उसको अगर आपने, तो ये इंटरनेट, ये जो धार्मिक पर्यटन तो है ही है, उसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप आते हैं। लेकिन ये एडवेंचर टूरिज्म है, जो नेचर टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, इसका जितनी संभावना हमारे प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश दूर है दिल्ली से, फिर भी हमारे यहाँ इतना नज़दीक, तो यहाँ क्यों नहीं आते, वहाँ क्यों जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा कि हमारे पास संभावनाएं बहुत है, उसको बस भुनाने की ज़रूरत है। सर समय की कमी के कारण हमें अपनी चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। तो सर बहुत अच्छा लगा आप तीनों से हमें बात करके और इस विषय में जानकारी लेके कि कैसे इसमें क्षेत्र में काम किया जा सकता है विकास के तौर पर, रोजगार के तौर पर, और जो संभावनाएं हैं उनको और कैसे बढ़ाया जाए ताकि यहाँ के युवकों को रोजगार मिले और जो एक पलायन एक समस्या है उत्तराखंड में वो कम से कम एक रुके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।